हेलो फ्रेंड्स, मैं एनएल सर। आज सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में पुनः आप एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सिगमंड फ्रायड को। यानी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, आज हम सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो BHU एमएड एंट्रेंस हो, चाहे KVS PRT हो, चाहे CTET हो, UP टेट हो, TGT PGT, इवन देन कोई भी एग्ज़ाम जो आप देते हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं और जो आप भविष्य में देने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम में सिगमंड फ्रायड से एक या दो क्वेश्चन 110% रहता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग पुराने हैं वो लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड, यहाँ से एक एक चीज़ को देखते जाएंगे कि सिगमंड फ्रायड जो हैं क्या हैं। ये सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था? 1856 को, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1939 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ? तो 1856, मृत्यु कब हुई? 1939। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ऑस्ट्रिया में कहाँ के रहने वाले थे? वियना नामक एक जगह थी, वियना। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और वियना, ऑस्ट्रिया में वियना नामक जगह पर रहने वाले थे। उनके सिद्धांतों का नाम क्या है? उनके सिद्धांत का नाम है साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद और इनके सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फ्रायड का साइको एनालिटिकल थियरी जो है, उसको समझने के लिए आपको तीन अलग अलग डायमेंशंस की तरफ देखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और इसको तीन भागों में हमने डिवाइड किया है। पहली चीज़ जो उसमें समझनी है हम लोगों को, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व की संरचना को समझना है। दूसरी चीज़ समझना है हमको व्यक्तित्व की गतिकी क्या है, और इसके बाद व्यक्तित्व का विकास इनके अनुसार क्या है। ठीक है दोस्तों, इनका एक ऐसा सिद्धांत है जो डेवलपमेंट में भी आ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी में भी आ जाता है, इंटेलिजेंस में भी आ जाता है। तो इवन देन अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी के लगभग 90% पोर्शंस में ये आते ही आते हैं, यानी 90% पोर्शन में इनको पढ़ा जाता है। इन्होंने अपना सिद्धांत किसी न किसी रूप में साइकोलॉजी के हर एक पर्सपेक्टिव में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहली चीज़ व्यक्तित्व की संरचना क्या है, उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। कि व्यक्तित्व की संरचना को भी पढ़ने के लिए हमको दो प्रकार के स्ट्रक्चर को समझना है। पहला जो है टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल, यानी गत्यात्मक शक्तियाँ और दूसरा संरचनात्मक शक्तियाँ। गत्यात्मक शक्तियाँ, इसमें टोटल आपका क्या होता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसमें गतियाँ किस प्रकार से होती हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या होता है, संरचनात्मक शक्तियों में क्या होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या होते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में। चलिए देखते हैं गत्यात्मक शक्तियाँ। सबसे पहली चीज़ है टोपोग्राफिकल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल में जैसा आप देख पा रहे हैं कि तीन चीज़ों में डिवाइड है। ये तीन प्रकार के टोपोग्राफिकल मॉडल होते हैं, तीन प्रकार की गत्यात्मक शक्तियाँ होती हैं। पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। चेतन का मतलब क्या होता है? जैसे आप जीवित हैं, यानी आप जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस समय जो आपकी अवस्था होती है वो होती है आपकी चेतन की अवस्था। दूसरी है आपकी अर्धचेतन की अवस्था। अर्धचेतन की अवस्था कब होती है? जब आप सपोज़ करिए कि आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपके दरवाजे पर, घर के अंदर हैं, आप अपने रूम में हैं और घर की मेन कुंडी जो है बज रही है। उस समय आप जो है आपको पता तो चलता है कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन आप जो है
दरवाज़ा खोलने की कंडीशन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या होता है कि आप सुन भी जग भी रहे होते हैं और सो भी रहे होते हैं। तो ऐसी अवस्था को, या हम ये कहें कि आप कोई किसी कमरे में कोई एक वस्तु रख देते हैं और रखने के बाद आप उस वस्तु के बारे में भूल जाते हैं। जब आप उस रूम में जाते हैं और लगातार ढूंढने का प्रयास करते हैं, अब वो आपको याद नहीं आता है। कुछ समय बाद वो अपने आप याद आ जाता है कि नहीं, ये वस्तु हमने इस रूम में नहीं रख करके हमने बगल वाले रूम में रखा है। तो ये अवस्था जो होती है आपकी सब कॉन्शियसनेस की होती है, अर्धचेतन की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है अचेतन की, अनकॉन्शियसनेस की। ये एक तरीके से मृत प्राय हो जाती है। इसमें व्यक्ति कुछ भी, कोई भी चीज़ उसको याद नहीं रहता है, कुछ भी उसको संज्ञान में नहीं होता है, उसको नॉलेज में नहीं होता है। वो एकदम गहरी नींद की जो अवस्था हो जाती है वो अचेतन की अवस्था हो जाती है, एक तरीके से हम ये कहें तो। दोस्तों, फ्रायड ने ये कहा कि जो मस्तिष्क है हमारा, वो हमारा जो बिहेवियर हम करते हैं मस्तिष्क के द्वारा, उसका 90% भाग हमारा अचेतन में व्यवहार हमारा घटित हो जाता है। केवल 10% व्यवहार ही हम चेतन अवस्था में करते हैं। हम ये कहें कि फ्रायड ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना व्यवहार, पूरे व्यवहार का 9/10 भाग अचेतन अवस्था में करता है और उसका 10वां भाग ही वो चेतन अवस्था में करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल, संरचनात्मक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जिनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की संरचनात्मक शक्तियाँ होती हैं, ईड है, ईगो है और सुपर ईगो है। तो ईड के लिए आपको बस हम वही चीज़ बताएंगे, आपको फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे, आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड किस पर गवर्न करता है? ईड जो है प्लेजर के लिए जीता है, प्लेजर पर, यानी आनंद की खोज करता रहता है। ईगो जो है हमेशा रियलिटी की खोज करता रहता है, वास्तविकता पर जीता है। सुपर ईगो ये नैतिकता की बात करता है, मोरालिटी की बात करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ईड जो है, अगर किसी बच्चे में ईड ज़्यादा प्रभावित है तो वह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। वो अपनी बातों को, उसको आनंद चाहिए ही चाहिए, चाहे उसको लड़ करके, झगड़ करके, मार पीट कैसे भी चाहिए, उसको चाहिए ही चाहिए कोई वस्तु, अगर वो चाह गया तो। अगर उसी बच्चे में ईगो ज़्यादा डेवलप हो गया तो वो वास्तविकता में रहेगा कि अगर मैं ज़्यादा जिद करूँगा, ज़्यादा मैं परेशान करूँगा तो मैं पीट दिया जाऊँगा, मुझे डांट पड़ सकती है, मुझे माँ बाप से, मेरे मम्मी पापा से मुझे डांट लग सकती है। तो वो वास्तविकता को पहचान रहा है। तीसरी चीज़, अगर उसमें पराहम यानी सुपर ईगो डेवलप हो गया है तो वो ये कहेगा कि पापा मेरे सक्षम नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ये उपयुक्त है, ये अनुपयुक्त है, उसके बारे में उसमें इससे संबंधित सूचनाएं उसमें डेवलप हो जाती हैं। हम एक और एग्जांपल लेकर के एकदम सिंपल तरीके से हम ये कहें कि कोई एक गुंडा है, कोई एक आक्रामक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को मारना चाहता है। अगर वो ईड, उसमें अगर ईड ज़्यादा प्रभावी है तो वो क्या करेगा कि छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, पहले मार दो इसको। ईड अगर उसमें ज़्यादा प्रभावी है तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा कि उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस आनंद चाहिए, मार देगा उसको। और अगर उसमें ईगो प्रभावित है तो वो क्या करेगा कि नहीं भाई, मारना तो है ही, चलो ठीक है मार देते हैं, लेकिन अगर मारेंगे तो हमको पुलिस पकड़ के लेकर के जाएगी, अगर मुझे कोई पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब पूरा वो वास्तविकता को सोचेगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा कि वो भी मारेगा, लेकिन वो कहेगा कि चलो साइलेंसर वाली बंदूक कर लेते हैं, मुख पे जो है कपड़ा बांध लेते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे किसी को कुछ पता न चल पाए, मैं पकड़ा न जाऊँ। ठीक है, इसके बाद अगर उसमें पराहम है, सुपर ईगो है, तो वो क्या कहेगा, छोड़ो यार, जो है जो हुआ सो हुआ, अभी इनके कर्मों का फल भगवान देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। तो वो छोड़ करके निकल जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा नैतिकता को बल देने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा है और लगातार जिद कर रहा है तो उसमें किस प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड की व्याख्या की जा सकती है, तो उसमें ईड ज़्यादा प्रभावित होगा, तो ईड उसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा वास्तविकता को अपने व्यवहार में ज़्यादा लेकर के चलता है तो उसमें किस प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड डेवलप हो गया है, तो वो अहम हो जाएगा, ईगो हो जाएगा। अगर नैतिकता की बात ज़्यादा करता है तो सुपर ईगो हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसका जो दूसरा पोर्शन था उसके बारे में हम चलते हैं। एंजाइटी है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में दो चीज़ें आती हैं, एंजाइटी और इंस्टिंक्ट, यानी चिंता और मूल प्रवृत्तियाँ। चिंता क्या होती है? चिंता चीता के समान होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं चिंता के बारे में क्या है। चिंता जो है अकॉर्डिंग टू फ्रायड 3 प्रकार की चिंता होती है। एक होती है वास्तविक चिंता, दूसरी होती है तंत्रिकातापी चिंता और तीसरी होती है नैतिक चिंता, रियलिस्टिक चिंता क्या होती है कि यार मुझे आज मैं फास्ट हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूँगा, आज मेरा क्या होगा। तो जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, मतलब परेशान होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वास्तविक चिंता। न्यूरोटिक चिंता क्या होती है कि यार सर लग रहा है बुखार है, बुखार है नहीं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से लग रहा है यार बुखार है, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, क्या होगा अगर कोई मुझे मार देगा तो, मैं बीमार हूँ, मुझे कोरोना हो गया तो मेरा क्या होगा। ये किस प्रकार की एंजाइटी है? ये है न्यूरोटिक एंजाइटी। इसके बाद मोरल एंजाइटी। मोरल एंजाइटी में क्या होती है कि इसमें ये होगा कि यार मैंने उसको गाली दे दिया, यार गलत किया, लग रहा है गलत कर दिया, मैंने आज उसको डांट दिया, ये गलत किया, मैंने ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया। इसके बारे में जब आप वो लगातार सोचने लगता है तो इस प्रकार की चिंता होती है मोरल एंजाइटी, नैतिक चिंता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपको समझना है, आपको याद रखना है। इसके बाहर का जितनी भी हमने पीपीटी और स्लाइड के माध्यम से आपको चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाहर का कुछ है ही नहीं फ्रायड में। चलिए, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो भी व्यक्ति को जन्मजात मिलती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, जिनको हम जीन कहते हैं। तो जीन का जो हमारा व्यवहारिक पक्ष होता है वो हमारा इंस्टिंक्ट होता है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात इन्होंने की है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। इससे क्वेश्चन आता है कि लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या कहा जाता है? तो लाइफ इंस्टिंक्ट को कहा जाता है इरोस, यानी जीवन मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? थैनाटोस। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? इसमें जीवन मूल प्रवृत्तियाँ वो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को संरचनात्मक बनाती हैं, वो कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास करता है, हमेशा बनाने की बात करेगा, बिगाड़ने की बात नहीं करेगा। और जिसमें डेथ इंस्टिंक्ट होती है, जिसमें मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो हमेशा गुंडा टाइप का हो जाएगा, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत मार धाड़, तुरंत तोड़ फोड़, चीज़ों को फेंक देना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति। अगर लाइफ इंस्टिंक्ट वाले व्यक्ति के हम एग्जांपल लें तो साधु, संत जिसको हम कहते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट वाले में क्या कहते हैं? बदमाश, गुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रायड के सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 5 प्रकार के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है ओरल स्टेज, यानी मुखावस्था। दूसरी स्टेज है एनल स्टेज, जिसको हम गुदावस्था कहते हैं। फैलिक स्टेज लिंग प्रधानावस्था, लेटेंसी स्टेज जिसको हम अव्यक्तावस्था कहते हैं। जेनेटाइल मतलब लिंग प्रधाना जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, चलिए एक चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज़ है आपकी यहाँ पे ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब मुखावस्था। तो दोस्तों इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी दी है, इन्होंने एक ही चीज़ पर बल दिया है कि बच्चे का जो विकास होगा, जो उसका व्यक्तित्व होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन उसको कैसा मिला है। यानी जब वो जन्म लिया, वो ये कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो वह सेक्स करने के लिए ही आता है, या हम ये कहें कि वो उसको जो भी संतुष्टि मिलती है, सबसे ज़्यादा आनंद उसको अगर किसी चीज़ से मिलता है तो उसको जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से मिलती है। इसीलिए इन्होंने पूरी पर्सनैलिटी को
यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक को पूरा पूरा निर्धारित कर दिया है सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से। जो पहली स्टेज है वो ये कहते हैं कि पहली स्टेज में, जिसको हम ओरल स्टेज कहते हैं, जिसकी जो एज होती है 0 से 1 साल होती है, इसमें जो प्लेजर का सोर्स होता है वो माउथ होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सकिंग करता है, नोचता है, काटता है, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, कॉमिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग करना वो सीखता है। अगर वो उसको सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाएगी या स्तनपान नहीं कराया जाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें बहुत ही सारी निगेटिव एक्टिविटीज़, निगेटिव फीलिंग्स उसमें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये चीज़ें, अगर उसको सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाएगी, उसको सही से उसकी जो ये अवस्था है, यानी माउथ से जो उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलना था, अगर वह नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, उसमें आगे जा कर के वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने लगेगा, ओवर ईटिंग करने लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेगा, नेल बाइटिंग करेगा, नाखून काटने लगेगा और ज़िद्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहली जो स्टेज होती है ओरल स्टेज, इसमें जो प्लेजर का सोर्स होता है वो माउथ होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज होती है एनल स्टेज, जो इसकी अवस्था होती है 1 से 3 साल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको, चलिए लास्ट में बताएंगे आपको। एनल स्टेज में क्या, 1 से 3 साल, इसका जो प्लेजर का सोर्स होता है वो एनस होता है, यानी इसमें जो वो लैट्रिन करके उसको उससे आनंद, टॉयलेट से, मतलब अगर वो टॉयलेट कर देता है तो उससे उसको वहाँ प्लेजर मिलता है, उसको आनंद मिलता है, वो कहीं पर भी लैट्रिन करके बहुत खुश होने लगता है, बहुत खुश हो जाता है। तो ये जो उसमें मेजर डेवलपमेंट होता है, इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर उसको प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी की बात को नहीं मानेगा और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने लगेगा। अगर वह अगर बच्चे की प्लेजर का जो सोर्स है, इस सोर्स में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला बच्चा वो आगे जा कर के हो सकता है। किसी को ऑर्डर को नहीं मानेगा, किसी की बात को नहीं मानेगा, वो अपनी बात को ही रखने का प्रयास करेगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर टॉकिंग करने वाला हो जाएगा, निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इसमें आने लगेगी अगर वह इस अवस्था में प्लेजर को प्राप्त नहीं करता है तो, ठीक है। तीसरी अवस्था होती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है, इसकी अवस्था होती है 3 से 6 साल तक। इसमें जो प्लेजर का सोर्स होता है वो लिंग होता है, बच्चे का लिंग होता है। वो बच्चा अपने लिंग के साथ वो खेलता रहता है, उसी से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी से उसको आनंद मिलता है, उसी से उसको प्लेजर मिलता है, उसी से उसको प्लेजर मिलता है। इस अवस्था में उसमें क्या होता है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक कॉम्प्लेक्स उसमें डेवलप हो जाता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लड़कों में डेवलप होता है, इलेक्ट्रा जो है लड़कियों में डेवलप होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें अगर लड़का है तो वह अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाएगा, माँ को बहुत प्यार करेगा, माँ के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगा, माँ की बातों को ज़्यादा महत्व देगा। और अगर लड़की है उसमें अगर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस अवस्था में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और ऐसे में अगर लड़की है तो लड़के के साथ फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा उसका अटैचमेंट हो जाता है, फादर को बहुत अच्छा मानने लगती है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत क्या होता है, एक बच्चा, एक लड़का ये सोचता है कि उसका जो फादर है वो दुश्मन है और मदर उसकी मित्र है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लड़की फादर को अपना दोस्त समझती है और मदर को अपना दुश्मन समझती है एक तरीके से, ठीक है। अगर उसमें प्रॉपरली ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं हुआ तो उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन के गुण डेवलप होने लगेंगे, यानी वो जो अश्लील हरकतें होती हैं वो करने लगेगा, मास्टरबेट करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा उसमें चंचलता आ जाएगी, बहुत हम ये कहें कि उसका जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही नेगेटिव वे में चला जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगली अवस्था है लेटेंसी, जिसको हम कहते हैं अव्यक्ता अवस्था। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसको सेक्सुअल कोई फीलिंग नहीं आती है, उसका डेवलपमेंट तो होता रहता है, लेकिन ऐसी अवस्था में उसमें कोई प्लेजर का कोई सोर्स उसको नहीं चाहिए होता है। वो एकदम भूल जाता है सब कुछ, कि उसके पास वो लड़का है कि लड़की है, लड़का लड़की एक साथ ही इस अवस्था में खेलते हैं। वो कोई भी अंतर नहीं करता है किसी के साथ, कैसे भी। इस अवस्था में उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी अवस्था होती है 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है, डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें इस अवस्था में बच्चे में डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है धीरे धीरे। वो कुछ भी कहेगा तो उसके पीछे का वो अपने पास एक बैकग्राउंड भी बना करके रखता है, ठीक है। फिक्सेशन इसमें होता नहीं है। लास्ट अवस्था होती है जेनेटाइल की, यानी जननेंद्रिय अवस्था, जो कि 12 साल से लेकर के मृत्यु तक चलती है। इस अवस्था में जो प्लेजर का सोर्स होता है वो होता है जेनेटाइल, यानी उसका जनन अंग, यानी उसका लिंग, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो मेजर डेवलपमेंट होता है वो फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है। वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाता है। वो समाज में जो वांछित क्रियाएं होती हैं वो करने के योग्य हो जाता है। अगर बच्चा इस अवस्था में उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो मेजर डेवलपमेंट है, अगर वो प्रॉपरली नहीं हुआ तो उसमें मेंटल हेल्दीनेस की बजाय मेंटल अनहेल्दीनेस, एक्चुअली यहाँ पर मेंटल अनहेल्दीनेस होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। मेंटली वो अनहेल्दी हो जाएगा अगर वो सेक्सुअली मैच्योरिटी उसमें पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई तो, ठीक है दोस्तों। इसमें से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो सीधे सीधे पूछेगा ओरल स्टेज का एज कितना होता है, ओरल स्टेज में प्लेजर का सोर्स क्या होता है। अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन होगा तो उसका क्या गुण होगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा है क्लास में लगातार अंगूठा चूसता है, तो उसमें फ्रायड के अनुसार किस अवस्था का प्लेजर उसे नहीं मिला है। तो किस अवस्था का नहीं मिला है, ओरल स्टेज का नहीं मिला है। माउथ, जब प्लेजर का सोर्स माउथ हुआ तब उसको नहीं मिला है, ठीक है। इसी तरीके से एनल से भी पूछेगा कि एनल का एज कितना होता है, फैलिक का, लेटेंसी का, जेनेटाइल का। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंसिंग का, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटाइल, ये चारों दे दिया, पांचों दे दिया, पांचों में से अलग अलग क्रम में दे देगा। तो अलग अलग क्रम में से वो ये पूछ देगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एज का जो डिवाइडेशन है उसको याद रखना है, प्लेजर का सोर्स याद रखना है, मेजर डेवलपमेंट याद रखना है, फिक्सेशन याद रखना है। ओके, अगर आप जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर आपने उतना सारा सब कुछ कर लिया तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग इस चैनल पर पुराने हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम लगातार आपके लिए कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग अलग तरीके की वीडियोस लेकर के आएँ, जिससे आपको लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।